नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। सियासत से समाज तक हर मकाम पर मीडिया मौजूद है। हालात ये हो गए हैं, कहीं खुशी हो या गम, मीडिया की मौजूदगी के बिना सब कुछ अधूरा। नाउम्मीदी की आशाओं का केंद्र भी हो गई है पत्रकारिता। लेकिन मीडिया के इस युग में हमारी संवेदनशीलता पर भी सवालिया निशान लगते रहे। कई बार मीडिया ट्रायल जैसा माहौल भी बन जाता है। हम जहां दूसरों को संवेदनहीन बताते हैं, वहीं हमारी नैतिकता कटघरों में होती है। अक्सर नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान भी देते हैं और उनको परोसने में मीडिया की अहम भूमिका है। दंगे हों या फिर अनैतिक कृत्य, इसका प्रसारण भी बेहद जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। क्या हम अपनी जिम्मेदारी समझते और निभाते हैं? यही हमारा आज का विशेष संवेदनशील है ना? इस विषय पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उसके बाद हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। शव यात्रा को बीच में रोककर बाइट देने वाले मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने बाइट देने के लिए अर्थी से कंधा भी हटा लिया। इस मामले के बाद एक बार फिर बड़ी बहस छिड़ गई है। मंत्री जी बाइट देने में इतना मशगूल हो गए कि उन्हें याद ही नहीं कि वो शव को कंधा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक मंत्री के बाइट देने पर सवाल उठता है तो लेने पर भी उठना लाजमी है। अगर हम कुछ ऐसे ही मामलों की बात करें तो सुकमा में हुए नक्सली हमले में घायल जवानों की अस्पताल में बाइट लेना या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की होड़ शायद यही दिखाती है। घायल किस मानसिक और शारीरिक तकलीफों से गुजरते होते हैं, ये वही समझ सकते हैं। बड़ा सवाल, जो लोग इस घटना को निंदनीय बताते नहीं थक रहे, वे लोग खुद क्या नहीं संतुलित रह पाते हैं? मीडिया, पब्लिसिटी, इंसानियत और संवेदनशीलता, इस मुद्दे पर बार बार बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी संवेदनहीनता के मामले जब तक सामने आते ही रहते हैं और हर बार इंसानियत शर्म के पर्दे में मुंह छुपाने को मजबूर हो जाती है। अफसोस, इस तरह के मामलों में जनप्रतिनिधि से लेकर संवेदनशील कहे जाने वाला पत्रकार भी शामिल है। नेता को भी अपनी सीमाओं मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए और मीडिया को भी अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। वहाँ अगर मंत्री बहुत लालायत हो रहे थे बाइट के लिए, तो वहाँ मीडिया भी तो उनको सारा बाइट देंगे, तो दोनों ही बराबरी से जिम्मेदार है। शरीक जुर्म जो है वो शरीक जुर्म है, मतलब दोनों की तरफ से। सड़क दुर्घटना के लाइव फुटेज मोबाइल में रिकॉर्ड करने की घटना भी अक्सर सुनने को मिल जाती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि लोग मोबाइल से फोटो लेते रहे और पीड़ित मदद का इंतजार करते करते दुनिया से कूच कर गए। कभी कोई घटना हादसा होता, कितने मरे, तो वो मतलब बड़ा बढ़ चढ़ के बताते, अच्छा 15, अच्छा और कितने घायल कितने, उसमें अच्छा उसमें गंभीर हालत कितने की, मैंने इनडायरेक्टली आप ये करोगे कितने मरने वाले। यहाँ तक समाज का आईना होने का दावा करने वाली मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। अब यदि छिंदवाड़ा में मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बाइट देने वाले मामले पर ही बात की जाए तो मंत्री जी ने संवेदनहीनता दिखाई है, तो उस नाजुक मौके पर बाइट लेने वालों को क्या कहें? कुछ नया करने में उलझे हम मीडिया कर्मी भी कब उस लाइन को लांघ जाते हैं पता ही नहीं चलता। हम टेलीविजन के जो जर्नलिस्ट हैं उनका भी है कि कई बार खबर के इस चक्कर में, लेने के चक्कर में जबरदस्ती वहां पर चले जाते हैं जहां पर नहीं चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए। दुनिया का एक बहुत क्लास
क्लासिक एग्जाम्पल है, किस्सा है, माना जाता है कि एक फोटोग्राफर के सामने एक बहुत अच्छी तस्वीर थी। वो तस्वीर ये थी कि 100वें मंजिल से एक बच्चा गिर रहा था। उस फोटोग्राफर के सामने ये डिलेमा आया कि क्या वो उसकी तस्वीर खींचे या वो उस बच्चे को बचाए। अगर वो तस्वीर खींचता तो उसके लिए वो पुरस्कार मिल सकता था जो फोटोग्राफी का सर्वोच्च पुरस्कार होता। पर ऐसा बोलते हैं कि उस फोटोग्राफर ने वहां अपना कैमरा फेंक के उस बच्चे को बचाने की कोशिश की। उसको फोटोग्राफी का तो सर्वोच्च सम्मान नहीं मिला, इंसानियत का और उस समय के अमेरिका के समाज के जो बड़े बड़े पुरस्कार हैं ये मिले, क्योंकि उसने इंसानियत बचाई। हाल ही में एक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी में घायल हुई एक छात्रा को कवरेज पर आए एक पत्रकार छात्रा को समय रहते अस्पताल ले गए, जिससे उस छात्रा की जान बच गई। हम ये भी नहीं कहते कि ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर काम के प्रेशर की वजह से कई बार हम वो नहीं कर पाते जिसकी पीड़ित को उस समय ज्यादा जरूरत है। आज के मीडिया युग में जनप्रतिनिधियों की सक्रियता भी कहीं न कहीं मीडिया से जुड़ती जा रही है, तो मीडिया भी काफी हद तक जनप्रतिनिधियों पर ही आधारित है। लेकिन अति उत्साह में की गई रिपोर्टिंग कहीं न कहीं मानव संवेदनाओं पर भारी पड़ती है और अति संवेदनशील कहे जाने वाला पत्रकार संवेदनाओं की हद को लांघ जाता है। डेस्क न्यूज वर्ल्ड। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता शाह आलम, भारतीय जनता पार्टी के नेता शैलेंद्र प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार डीबी स्टार के संपादक गणेश साकल्ले, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक समीक्षक रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार न्यूज एक्सप्रेस के संपादक सनत जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश शर्मा जी, आपसे शुरू करता हूं, इसलिए कि टीवी और प्रिंट दोनों का काम का अनुभव रहा है आपको, और आपसे ही शुरू करता हूं कि कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजों को? स्वाभाविक रूप से इसे मोटे तौर पर मैं पत्रकारिता की ही गिरावट मानता हूं। पत्रकारिता के अगर आयाम देखेंगे तो इस समय जो लोग भी मीडिया में काम कर रहे हैं, अगर आप देखें तो वो सड़क चलते व्यक्ति के भी बिल्कुल मुंह पर अपना माइक लगाते हैं, इस बात की वो बिल्कुल चिंता नहीं करते कि व्यक्ति की स्थिति क्या है। पत्रकारिता में गिरावट के मैं आपको 4 बहुत संक्षेप में उदाहरण बताना चाहूंगा कि एक समय था जब गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता करते थे, कानपुर में दंगा हुआ और वो अपनी खबर छोड़ करके दंगे को शांत कराने के लिए निकले और वो मारे गए वहां पर। तो खबर से पहले उन्होंने समाज की चिंता की। दूसरी खबर एक लोकवाणी अखबार निकलता था, ये समय की बात है जब पार्टीशन चल रहा था, तो जैसलमेर के जो राजा थे उसको जिन्ना ने अपना जो भी उनको प्रलोभन दिया और जैसलमेर रियासत पाकिस्तान में जाने को तैयार हो गई। तो लोकवाणी के संपादक थे त्रिपाठी जी, उनको खबर पता चली, उन्होंने खबर रोक करके सरकार को खबर की और वो रातों रात ऑपरेशन हुआ, वो रियासत फिर भारत का हिस्सा बनी और इसी रियासत के अंतर्गत है वो पोखरण का मैदान जहां हम परमाणु का विस्फोट करते हैं। ये दूसरी पत्रकारिता जिन्होंने राष्ट्र के लिए ज्यादा चिंता की। लेकिन अब आज की अगर पत्रकारिता देखें, उन दिनों में दिल्ली में था, चंडीगढ़ में एक व्यापारी ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर लेगा, तो बकायदा कैमरा 2 टेलीविजन के कैमरामैन उसने घासलेट डाला और उसमें आग लगाई और पूरा शूट करते रहे। उन्होंने उसको बचाने की बिल्कुल चिंता नहीं की। फिर एक चौथी पत्रकार का उदाहरण बताऊं, 3-4 साल पहले नोएडा का है। कैमरा लेके एक बंदा स्कूल में पहुंचा और बकायदा लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, तो खबर ये दिखा रहा है कि इस स्कूल की ये जो अमुक टीचर है वो बच्चियों के साथ उसका दुरुपयोग करती है, यौन शोषण करवाती है और पैसे कमाती है। सारा का सारा झूठ। आगे चल करके उस चैनल पर 1 महीने के लिए पाबंदी लगी। तो कहने का मतलब ये पत्रकारिता की गिरावट है। राजनेता जब भागते हैं वो कार का दरवाजा बंद कर रहे हैं, उसके बाद वो माइक घुसे हुए रहे, तो ये ऐसी स्थिति में ये संवेदनहीनता भी है और इससे मीडिया की गरिमा भी निरंतर गिरती चली जा रही है। यही उदाहरण हमको देखने को ये देसेन साहब के साथ भी मिला। मीडिया को भी चाहिए लेकिन अगर अर्थी में कंधा जा रहा है, एक सैनिक की सब यात्रा है, तो वो मंत्री जब जाने से पहले जाते उसकी बाइक ले लेते, ये थोड़ी देर बाद जब वो कंधा अपना अलग करते तब बाइक ले लेते। भागते दौड़ते मीडिया के लोग पहुंचते हैं तो फिर जल्दी जल्दी बाइक लेकर के उनको दूसरी जगह पर रवाना होने की उनको जल्दी रहती है।
कई बच्चों तो कार्यक्रमों में भी हम ये देखते हैं, किसी पुस्तक का विमोचन है, किसी पुरस्कार का है, तो आयोजक पर दबाव बनाते हैं कि पहले विमोचन कर लीजिए ताकि हम लोग निकल जाएं। तो कुल मिलाकर के ये कहीं ना कहीं मीडिया की गिरावट का भी मामला है। तो फिर कई वक्त राजनेताओं को, प्रशासन को ये समस्या भी होती है, अगर वो मीडिया के व्यक्ति को बाहर कर दे डांट करके, तो फिर ये हंगामा होता है कि साहब बदतमीजी की और ये की वो की, जैसे अभी कुछ दिन पहले मुरैना या कहाँ पर एक घटना घटी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं आज मीडिया में जो एक समय हुआ करता था सीनियर के साथ बैठ करके आचरण सीखना, गरिमा सीखना, वो सिलसिला आजकल बंद हो गया है। और ऐसी स्थिति में वो कॉलेज से निकलता है और सीधा माइक लेकर के दौड़ने लगता है। ऐसी घटना रिजवान भाई इसका नतीजा है। बिल्कुल, बड़े सकल आप क्या कहेंगे? सही बात है और मैं शर्मा जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और इसमें कुछ चीजें थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहता हूँ कि प्रतिस्पर्धा का दौर ऐसा चल रहा है अभी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कह लें या प्रिंट मीडिया में भी कह लें, कि कुछ नया करने की जो चाहत है, कुछ नया कर दिखाने का जो जज्बा है, और कुछ इस तरह से ये कि हम हमारा चैनल इससे आगे हो जाए या हम इससे ज़्यादा कुछ दिखा दें, तो एक इसकी होड़ भी लगी हुई है। दूसरा जो भाई साहब ने जो उदाहरण दिए हैं वो शर्मा जी ने, कि वो बिल्कुल सही है कि भाई आप थोड़ी देर रुक जाते, कंधा में अपने वो वहाँ तक तो जा नहीं रहे थे कि विश्राम में तक चले जा रहे थे, 2 या 3 मिनट की बात थी। लेकिन क्या है कि जल्दी जल्दी बाइक लेना, यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना, एक ये भी दबाव रहता है उनके ऊपर। तो इसमें क्या है कि जो दोनों पक्ष हैं इसमें, जैसे मतलब हुसैन साहब की बात करूँगा कि उनको भी थोड़ा वेट करने के लिए कहना चाहिए था और इनको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और इस तरह के जो उदाहरण है अपन ने एक नहीं कई बार देखे हैं। अभी काफ़ी बात हुई, सीरिया का भी ताज़ा एग्जाम्पल है कि सीरिया में फोटोग्राफर ने जब बम ब्लास्ट हुआ तो अपना कैमरा छोड़ के उस बच्चे को बचाया। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया में कोई इस तरह के लोग नहीं है, संवेदनहीन दोनों ही पक्ष हो रहे हैं इसमें। संवेदनशीलता यानी समाज से ही सब हमारे यहाँ आती है। समाज में जैसे हमारे राजनेता हैं, वैसे पत्रकार हैं, वैसे सब बाकी लोग हैं। तो संवेदनहीनता तो पूरे समाज में आ रही है। कई बार आपने अभी दिखाया वाइट में कि कोई एक्सीडेंट हो गया है और लोग अपने मोबाइल कैमरे से उसका फोटो बना रहे हैं, उसको उस समय मदद की करवा रहे हैं, उसको इमीडिएट पहले फर्स्ट एड मिल जाए, उसकी जान बच जाए, इसकी चिंता बहुत कम लोग करते हैं। तो ये आजकल तो मोबाइल वाले जो पत्रकार हैं वो तो किस तरह से अंग प्रत्यंग भंग हो गया है, जी हाँ, उसको भी अंदर तक गहराई तक विजुअल बनाने की मोबाइल वाले एक पत्रकार है व्हाट्सएप वाले, जी व्हाट्सएप जर्नलिज्म भी एक नया चल पड़ा है जी। अब आजकल तो फेसबुक में भी लाइव होने लगा जी, तो उसमें कुछ भी डाल दो फिर कमेंट्स लेते रहो। बिल्कुल समझ जाता, आप क्या कहेंगे? आपको भी दोनों तरह के अनुभव हैं। होता है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उसमें जो भी संस्थान है पत्रकारिता के और जो पत्रकार आ रहे हैं उनमें एक सबसे बड़ा दबाव ये बना रहता है कि हम बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी बहुत आगे निकल जाने की चाह में हम वो सब करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जब तक ये दबाव बना रहेगा तब तक इससे बाहर आना बड़ा मुश्किल है। मैं कई घटनाओं से ऐसा जुड़ा हूँ कि कोई एक नए पत्रकार बीजेसी पढ़ रहे थे और पढ़ने के साथ ही उन्होंने एक प्लांट स्टोरी डेवलप कर ली और प्लांट स्टोरी डेवलप करके लगा ली और उससे बड़े वो चर्चित हुए। बाद में जब मिलिट्री पुलिस ने उस संबंध में पूछने की कोशिश की तो पता लगा कि वो सारा का सारा मामला प्रायोजित था। आज की तारीख में संवेदनहीनता और प्रतिस्पर्धा ये दोनों बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इसमें हम अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं से दूर होते हुए और हम केवल स्वार्थी होकर अपने केवल स्वार्थ को देखने की कोशिश करते हैं। रही जहां तक पत्रकारिता की बात, तो पत्रकार का नैसर्गिक धर्म है कि सबसे पहले वो खबर की तरफ देखे और खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में कवरेज करने की कोशिश करे। लेकिन इसके साथ साथ मानवीय संवेदना यदि वो खो देता है तो ये गलत बात है। अभी जैसे गौरी शंकर बिसेन जी की बात हो रही थी, हर एक उसमें गए थे, वहाँ बहुत सारे 13 लोगों की मौत हो रही थी, 25 लोगों की जान चली और उस मौत के दौरान खुद पत्रकार वहां जाते हैं और उनको बाइट देने के लिए या उनको चलने भी नहीं देते हैं और कुछ देर बाद 2 समूह बन जाते हैं। एक ये चलाता है कि भाई मंत्री जी संवेदनहीन थे और उन्हें पत्रकारों की या मीडिया की जरूरत थी तो उन्होंने अर्थी भी छोड़ दी, और दूसरा उसको संवेदना के तौर पे लेता है। तो यहाँ कहीं कहीं हम प्रतिस्पर्धा में पढ़ के
और अपने आप को स्थापित करने के लिए जब इस तरीके की बातें करते हैं तो बड़ा दुख होता है। खास तौर से मैं खुद एक चैनल में बैठा हूं और ये गिरावट का सबसे बड़ा कारण है इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आए कैमरामैन की और जो मोबाइल के जो नए नए पत्रकार आ गए हैं इनकी भीड़। अब इस भीड़ में सब लोग चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अलग से मिल जाए और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कैमरामैन है या रिपोर्टर हैं वो तो इस तरह की चीजों में अक्सर निशाने में आते हैं, इसलिए कि उन्हें लगभग पूरे समय लाइव फुटेज बनानी होती है। लेकिन अगर मैं प्रिंट की भी बात करूं तो आजकल चूंकि अब रील नहीं खर्च होती तो प्रिंट के भी कई फोटोग्राफर्स को हम अक्सर देखते हैं कि वो पता नहीं कैसा कैसा गोल गोल नीचे ऊपर पता नहीं कहाँ झूम झूम के ऊपर कैमरा ऐसा लगा लिया फिर कहीं ऐसा लगा लिया, न जाने कितने तरह के एंगल से एक ही व्यक्ति के 200 तरीके से फोटो खींचते हैं और उस पूरे कार्यक्रम में वो जहां भी मौजूद होते हैं वहां हर जगह वही दिखते हैं। इस पर भी लगता है कि कहीं कोई ना कोई लगाम होनी चाहिए, कोई कसावट होनी चाहिए। ये आपका कहना रिजवान में बिल्कुल सही है, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि हम देखिए पहले जो फोटोग्राफी होती थी उसमें रील लगती थी, एंगल लगाने में आदमी को समय लगता था और उसको ये लगता था कि ये दूसरा क्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस समय की बहुत स्थितियां खराब थी, लेकिन अब तो ये है कि आप एक हजारों डिजिटल फोटो खींच लो, आपका कोई पैसा भी नहीं लगना है और कोई के साथ ये कवरेज हो जाते हैं। तो कहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आदमी को ये लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय तक कवरेज करें और ना मालूम इसमें से कौन सी चीज निकल आए। तो प्रतिस्पर्धा का दौर है, सब लोग व्यक्तिगत तौर पर भी और उनके संस्थान का भी उनके ऊपर दबाव है कि वो कुछ अलग हटके लाए। कुछ राजनेताओं से भी पूछ लेते हैं, दो बड़े दल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है शावर, कहीं ना कहीं अजीब ढंग से बयान दे देना, अजीब अंदाज से देना, कई बार अर्धनग्न हो जाना और मीडिया में ये सब कवरेज कराना और कई बार मीडिया को अपनी ओर आकर्षित या जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरह के उपक्रम करते हैं नेता, और फिर मीडिया का भी जो व्यवहार है इस सब चीजों में, दोनों को कैसे देखते हैं आप? रिजवान जी देखिए, मीडिया समाज का दर्पण है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी दुनिया में लोग अगर किसी खबर पर विश्वास करते हैं तो वो पत्रकार पर करते हैं कि क्या घटना हुई है उस पर वो प्रतिक्रिया होती है। तो पत्रकारों को भी चाहिए कि वो उस समय कवरेज करें जो उचित हो। मैं नेताओं की बात तो अपनी जगह है, नेता तो चाहता है कि कवरेज मिले और उसमें पत्रकार का बड़ा रोल होता है कि किस चैनल पे या किस पत्रकार के सामने से बोलना है। कई मरतबा तो चैनल ही बोल देते हैं कि आपको ऐसा बोलना है, ये एक उनका प्रचार प्रसार का विषय हो गया। लेकिन जहां तक पत्रकारिता की बात है तो पत्रकार जो वाइड लेता है उसके हाथ में एक तरीके से गन होती है वो कैमरा कि वो किस तरह शूट करता है। उसको लगता है कि समाज जो है वो सामने है और मैं उसको अब कैसे शूट करूं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आई है खबरों की। ये इस कारण से कहीं भी कोई भी मीडिया कर्मी जो है वो वाइड ले लेता है या खबरें दिखा देता है। आपको याद होगा जनमत चैनल आया था, लाइव चैनल चला था जिसमें स्कूल पर उसने लाइव प्रसारण दिखा दिया था। तो रमेश शर्मा जी उसका जिक्र कर चुके हैं। हाँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, तो उस चैनल पर प्रतिबंध लगा। मेरा कहना यह है कि पत्रकारों को भी ये चाहिए कि जब वो कवरेज करें तो वो ये स्थिति देख लें कि हमें कब बोलना। मान ली सुकमा की घटना थी तो गौरीशंकर बिसेन उनको मिल गया, उन्हें कोई बीजेपी का नेता नहीं मिला, तत्काल में उनको खबर देना थी कि अब भाजपा के मंत्री ने ये कहा, तो किसी परिस्थिति में ले जाना वो भी उचित नहीं है। तो मेरा यह निवेदन था कि एक तो जो बलात्कार के मामले होते हैं उस बलात्कार पुलिस से पूछना कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, इस तरह की बातें भी अगर हमारे मीडिया कर्मी दिखाते हैं तो वे शर्मसार होती हैं। तो इसी तरीके से मेरा यही निवेदन है कि पत्रकारिता के साथ तो अपनी जगह ठीक है, जहां नेता अगर अब देखते हैं कि हमें कहां वाइड देना, तो नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस समय कब कोई खबर देना है। तो इसमें मैं कोई पत्रकारों को दोषी नहीं मानता, बल्कि जो लोग कवरेज कराते हैं इनको मैं दोषी मानता हूं। तो उनको भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और जब भी कोई वाइड देते हैं वो तो उसका मर्यादा का ध्यान रखें, शब्दों का ध्यान रखें और कैमरामैन को भी, हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए। कब कहाँ प्रतिस्पर्धा का दौर है तो ठीक है, लेकिन खबर सटीक हो, समय सही हो और आपके जो वाइड लेने के शब्द हैं उनका जो बातचीत का तरीका ठीक हो, आचरण ठीक हो, इस प्रकार से होना चाहिए, मेरा यह सुझाव। बिल्कुल। शरद पवार साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? ब्रेकिंग न्यूज, फ्लैश और एकदम उसके ऊपर ये दबाव रहता है कि वो अपनी चैनल या अपने
न्यूज़पेपर में सबसे पहले प्रकाशित करे या सबसे पहले दिखाए, जिससे उसकी रेटिंग बढ़े। हम दावा भी करते हैं कि सबसे पहले हाँ, रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। पर समाज में जो भी व्यक्ति अपनी मर्यादाओं के अनुकूल व्यवहार नहीं करता, बाद में वो हंसी का पात्र बनता है या उसके ऊपर निश्चित ही आलोचना होती है। तो ये कर्तव्य दोनों का है, यानी नेता का भी है, मीडिया का भी है। और अगर इसके विपरीत अगर उसका आचरण होता है, अब आपको मैं बताऊं, कई बार धरने होते हैं और जो प्रमुख नेता अगर भाषण का समाप्त भी हो गया तो उससे फिर से कहते साहब 1 मिनट आप माइक पे आ जाइए, और वो ऑडियंस बैठा तो बोले साहब हाथ उठा के नारे लगाइए। देखिए बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं, पर अच्छा उसका क्लिक हो जाए, अच्छा फोटो आ जाए, अच्छा उसका मतलब जो पत्रकारिता में जो उसका मालिक है उसको ये नहीं कहे कि आप धरने पे या प्रदर्शन पे या इस बात पे गलत लोग पहुंचे। अब पहले गुरुशंकर जी से कंधे पे जब शव रखा है तब बाइक लेने पहले उसको मोटिवेट किया कि आप कंधा लगा दीजिए पहले और फिर बाइक दीजिए तो बहुत अच्छी बाइक होगी। और उनसे कंधा लगवाया और बाद में ये भी कहा कि वो बड़े संवेदनहीन है और उन्होंने ऐसा बहुत मासूम है, बहुत नादान है बिसेन साहब। मीडिया जैसा कहते हैं वैसा मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया जैसा कहता है वैसा नहीं किया, पर अगर मीडिया का भी खुद की एक मर्यादा है। ठीक है, हम इसी नैतिकता की बात कर रहे हैं। अगर हरिशंकर बिसेन इस मामले में संवेदनहीन थे तो हमारे जो भी रिपोर्टर वहां मौजूद थे वो भी कम संवेदनहीन नहीं थे, इसलिए कि उन्होंने अगर इस बात का ध्यान रखा होता कि ये उपयुक्त समय नहीं है नेता के सामने माइक। फिर यहां भी 2 तरह की चीजें हैं, अगर वो बाइक देने से मना कर देते, झिड़क देते तो कहते कि मंत्री जो है बदतमीजी कर रहा है या वो बाइक नहीं देता, घमंड है, और अगर दे दिया तो फिर संवेदनहीन हो गया। लेकिन इन सबके बीच में ही एक समझदारी से निकल जाना, आगे बढ़ जाना, ये भी तो राजनेताओं का ही काम है। सबसे बड़ा संदेश जो है समाज के नेता तो वही है, वही संदेश देंगे, नैतिकता और सारी चीजों का पाठ वही पढ़ा। सबकी अपनी मर्यादा है, उसके अनुरूप अगर करें तो क्रिटिसाइज ना होंगे, ऐसा मेरा मानना। कुछ चीजें और हैं, मैं अपने वरिष्ठ तीनों पत्रकार साथियों से भी समझना चाहूंगा। अभी ताजा मामला है, उड़ीसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और वो एक मंदिर में दर्शन करने गए। मीडिया ने उसका ऐसा लाइव कवरेज किया, ऐसा मत्था टेका, ऐसा पुजारी से मिले और इससे ऐसा किया, उससे वैसा किया। एक प्रवृत्ति ये, एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का 2 जवानों के साथ जाते हुए का एक विजुअल। एक ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, कांधे पर एक पत्रकार महोदय बाइट दे रहे हैं और मतलब पीटीसी कर रहे हैं, और इसी तरह के कई विजुअल। इसको सबके अपने अपने नजरिए हैं, सबके अपना अपना अंदाज है। एक तो ये कि पूजा अर्चना या इस तरह की जो चीजें हैं वो किसी भी नेता, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजें होती हैं, उसको हम इतना बढ़ा चढ़ाकर आजकल, वो भी एक पत्रकार महोदय ने ये एक खबर कुछ मीडिया में ये भी चली कि राहुल गांधी किसी मंदिर में गए और वहां पर उन्होंने अपना मोबाइल से देखकर संदेश लिखा। साहब, संदेश तो हम भी कई बार लिखते हैं, कई बार चीजों को लिखते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर बताते हैं, लेकिन हम जो चीज हम आम इंसान के तौर पर या हम एक काबिल पत्रकार के तौर पर भी जो चीजें हम करते हैं, दूसरों की इस तरह की चीजें बहुत आलोचनाएं करते हैं। तो इस सब चीजों को कैसे देखते हैं जैसा कर लीजिए? जो मेन बात अभी निकल के आ रही है, एक तो देखिए टीआरपी का बहुत बड़ा चक्कर है, आप लोग मानिए, और इससे आप सहमत भी होंगे मेरे ख्याल में रिजवान। बिल्कुल। दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत अभी ये है कि जैसे भाई साहब ने बताया, शर्मा जी ने, कि एक व्यक्ति डिग्री करके निकला और उसने सीधा माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ के उसको ये मालूम ही नहीं है कि क्या पूछना है। तो पहले तो क्या है, सबसे बड़ी बात इसमें है कि ट्रेनिंग कराना चाहिए हमको, और हमें अपनी आचार संहिता खुद बनानी पड़ेगी कि पत्रकार को किस हद तक जाना है, कहाँ तक जाना है, कितने जाना है उसको और कहाँ रुकना है। ये आचार संहिता हम खुद बनाएंगे अपनी, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बनाएगा।
और ये अभी शावर भाई कह रहे थे तो बात सही है, मैंने दूसरी बार देखा है ऐसा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक का रिपोर्टर होता है वो उसको बताता है नेता को कि आप इस तरह से ये बोल दीजिए, ऐसा बोल दीजिए। तो ऐसे नेता भी हैं जो वो बोलता है वैसा बुलवा देंगे और बोल देते हैं वो। तो इस तरह की बातें भी देखने को, लेकिन इसको मैं थोड़ा स्पष्ट भी करना चाहूंगा। क्या होता है कि हम किसी विषय पर, बाइट का मतलब है एक प्रतिक्रिया, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, किसी विषय पर हम प्रतिक्रिया लेने जाते हैं। तो अब इस समय नेताजी क्या करते हैं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ऐसा है और वैसा है, वो चीन से जापान तक सब जगह घूम आते हैं और विषय पर वो जब आते हैं तो उसको 3 टुकड़ों में करते हैं। तो उस समय एक पत्रकार की यह भी मजबूरी है कि वो जिस विषय पर पूछना चाहता है वो नेता को अक्सर उसी विषय पर चाहता है, इसलिए कि बाइट का मतलब एक शॉर्ट प्रतिक्रिया, बाइट का मतलब इंटरव्यू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करे हो, नेताजी को भी ये समझना पड़ेगा इसको। रिजवान भाई प्रश्न करे हो और वो सेंटर बताता है कि आप ऐसा ऐसा बोल दीजिए, ये बोल दीजिए, ये शब्द बोल दीजिए, ये वाक्य बोल दीजिए, बस इतना बोल दीजिए आपको। तो ये जो स्थिति है ये काफी मतलब देखने को मिलती है। तो इसमें क्या आचार संहिता हमको खुद अपने बनानी पड़ेगी, हमको अपने बंदों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि भैया आपको किस लिमिट तक जाना है, ये लिमिट हमारी है, इसको क्रॉस नहीं करना है और किस तरह से सवाल पूछना है, कैसे सवाल पूछना है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक बार दिग्विजय सिंह गवर्नमेंट थी, उस समय उन्होंने पूरे दिन कैबिनेट करी थी, अनौपचारिक कैबिनेट थी उनकी, और अचानक दिग्विजय सिंह जो है निकल करके बाहर आ गए। तो बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे वहां पे, तो उन्होंने कहा कि प्रश्न करिए आप। तो किसी के पास कोई सवाल नहीं था जी, सन्नाटा छा गया। हाँ, तो सबसे पीछे मैं खड़ा था तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप आइए आगे। तो मैंने कहा भाई क्या इलेक्शन की एक्सरसाइज है क्या ये? बोले ऑफ कोर्स। तो वहां से बात शुरू हुई। तो हमारे क्या अभी हमारे आपके सामने भी इसी तरह का एक सन्नाटा छा गया था जी। आप अध्यक्ष होने के नाते, आपने प्रेस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते अजय सिंह रावत नेता प्रतिपक्ष को बुलाया था जी। परंपरा तोड़कर उन्होंने कहा कि अब पहले सवाल आप कर लीजिए फिर मैं अपनी बात कहूंगा। हमें ठीक है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। उस समय कई बार बहुत तरह के सवाल जो है वो तत्काल बनाने, तत्काल तैयार करने, तत्काल सोचने, ये भी एक कई तरह की इस तरह की चीजें। हम लेकिन प्रिपरेशन तो होना चाहिए ना, जैसे हम जा रहे हैं कवर करने के लिए, तो हमारे बंदे को ये पता होना चाहिए कि हमको यार 4 सवाल पूछना है, हमारे पास सूचना भी होनी चाहिए अंदर क्या हो रहा है, बहुत हद तक उसका एक अनुमान भी होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। और बिल्कुल मेरा सवाल वही था, रिजवान भाई, ये पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वो उसको नॉलेज जो है जाता है विषय का तो कम से कम ज्ञान जिसके बारे में कवर करने जा रहा है वो, ये अपेक्षा की जाती है उससे। बिल्कुल पत्रकारों कहा भी जाता है कि जे का फॉल मास्टर ऑफ नन, बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, मेरा सवाल वही था, 3-4 वाक्यों का मैंने इस्तेमाल किया इस पूरे उसमें, जो गौर सकल जी से पूछना था आपसे भी वही पूछूंगा। देखिए मोटे तौर पर 3-4 चीज है। एक तो कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, मानसिकता में भी गिरावट आ रही है और व्यक्ति की तैयारी में भी गिरावट आ रही है। एक समय जैसे मूर्ति के लिए कहा जाता है, आपके पास अगर 1 किलो का रॉ मटेरियल हो तब आप 100 ग्राम की मूर्ति बनाएं। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल आपके पास ज्यादा हो, कंस्ट्रक्शन कम हो। पत्रकार को भी दिल्ली में जब आते थे तो जो शिक्षा दी जाती थी, तो अगर मान लीजिए 3 पैराग्राफ की खबर लिखनी होती है तो इनको कहा जाता था कि आप इतना रॉ मटेरियल लेकर आइए, इतनी स्टडी करके लेकर आइए कि आप कम से कम 2 पेज की खबर लिख सकें। आज कहीं ना कहीं परिदृश्य बदल गया है। आज जैसे टेलीविजन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनको 10 घंटे 12 घंटे का फ्रेश कवरेज देना है, और तैयारी उनके पास है नहीं, स्टाफ उनके पास है नहीं। कुल मिलाकर के 4 कैमरामैन होंगे, 5 कैमरामैन होंगे, 3 कैमरामैन होंगे और उनको कम से कम 8 से 10 घंटे का भरना। तो उस 8 से 10 घंटे के भरने में उनके पास तैयारी का कोई वक्त नहीं होता और टाइमिंग की भी कमी होती है। 4 कार्यक्रम एक रिपोर्टर को करना है, 6 कार्यक्रम एक कैमरामैन को करना है, तो लेट से पहुंचेगा और फिर वो कहता है कि साहब जरा सा ऐसे कर लीजिए ताकि मैं ऐसा दे दूं। इसके अलावा कहीं ना कहीं पत्रकार के बनाने की जो प्रक्रिया कमजोर हुई है, इस बात को हमारे यहाँ जोर दिया गया है कि आप सारी डिग्री ले लें और उच्च स्तर से भी डिग्री ले लें, उसके बाद किसी गुरु के पास बैठ करके समझें। ये वेद के लिए भी कहा गया है, पुराण के लिए भी कहा गया है और ये एनडीए की सर्विस के लिए, इंजीनियरिंग की सर्विस के लिए भी कहा गया है कि आप ट्रेनिंग लें उसको साल भर की, 6 महीने की, 8 महीने की ट्रेनिंग लें।
ये ट्रेनिंग कहीं ना कहीं अब संस्थानों को शुरू करना चाहिए। जो बच्चे नए आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से मेरा जो सवाल था जी वही प्रधानमंत्री का लाइव इस तरह से हाँ ये मैं इसमें आ रहा हूँ। मेरा सवाल ये जो मुख्यमंत्री अगर किसी जवान के कांधे का सहारा लेकर अगर कहीं पानी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इस तरह की जो चीज जी हाँ ये बिल्कुल नहीं नकारात्मक पैमाने से देखते रहते हैं। हाँ जी इसको रिजवान भाई ये कतई नहीं आना चाहिए, ये केवल टाइम भरने के लिए है। एक उदाहरण मैं बताऊं, उन दिनों में दिल्ली में था प्रिंट मीडिया में, और उन दिनों अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख को बुलाया था, आगरे में वो पार्टी थी। तब कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में उन्होंने जो खाना खाया और कितनी जूठन छोड़ी उस तक पे कैमरा तो दिखाया। मैंने इस पर प्रिंट में खबर की और इसकी घोर आलोचना की थी कि इस तरीके से हम क्या नेताओं की जूठन दिखाएंगे टेलीविजन पर। तो कहने का अर्थ है उनको 8 घंटे 10 घंटे के लिए भरना और सामग्री उनके पास है नहीं, उसके लिए फिर भी ऐसे ही दिखाएंगे कोई नेता मत्था देख रहा है, कोई किस तरीके से खाना खा रहा है। भाई खाना खाने का भी देना है तो एक शॉट आप ले लीजिए, पंक्ति में बैठे हुए हैं ये ले लीजिए, उसमें कोई स्पेशलिटी चीज हो रही है उसका एक शॉट ले लीजिए। मान लीजिए मंदिर में जा रहे हैं वो शॉट ले लीजिए, बाकायदा पूरा जा रहे हैं और एक एक कदम पे उठा रहे हैं और कहाँ पे जूते उतार रहे हैं, ये इस तरह का भी शॉट लेना, ये कहीं ना कहीं अगर रिपोर्टर ले आया है तो डेस्क के ऊपर भी इसकी एडिटिंग होना चाहिए। लाइव हो रहा था साहब, हमने पूरा लाइव देखा, हाँ पूरा सारे चैनल लगे हुए हैं लाइव और बता रहे हैं, अभूतपूर्व हो गया। मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये रिपोर्टिंग। हाँ इस तरह की बातों को बिल्कुल इस तरह की बातों को रुकना ही चाहिए। इसी के कारण कहीं ना कहीं मीडिया की जो गरिमा है वो गरिमा कम हुई है, और फिर कई जिस तरीके से कुछ गरिमाहीन और मर्यादाहीन रिपोर्टर हैं उसी तरीके से कुछ अधीर किस्म के राजनेता भी हैं जिन्हें लगता है कि अगर रिपोर्टर जैसा कह रहा है वैसा हम कह दें तो ये अच्छा हमको कवरेज मिल जाएगा, और रिपोर्टर उनको दूर से भी दिख जाएगा माइक लेकर के, तो वो सोचते हैं हम अब जल्दी से इसको वाइट दे दें। तो कहीं ना कहीं यह अधीरता राजनेताओं में भी एक अधीरता आ रही है। जो जमाना चला गया जब राजनेता अपनी सुविधा से देखा था, हाँ गंभीरता का भी ध्यान रखता था, वो समय चला गया। अब ये जमाना जो है मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ये डिबेट की, ये बहुत अच्छी डिबेट की है और इस तरह की चर्चाएं होनी चाहिए, और अन्य चैनलों से भी मैं आग्रह करूंगा कि इसका अनुसरण करें और कहीं ना कहीं वो रिपोर्टर्स की अलग से क्लास लें, गरिमापूर्ण खबर करें, गरिमा के आधार पर भी सवाल पूछें। और इस तरह की जो लाइव कवरेज आते हैं, कई बार तो मैंने एक लाइव कवरेज में ये देखा कि जैसे नेता जा रहा है, प्रधानमंत्री का मैंने लाइव कवरेज देखा था, वो लाल किले पर जा रहे थे तो वो बाकायदा कैमरा उन्होंने उनके कदम पर लगा दिया, तो एक स्टेप से उठा करके दूसरे स्टेप पर और तीसरे स्टेप पर जो पैर रख रहे हैं वो भी लाइव में आ रहा है। भाई इसकी जरूरत क्या है? मान लीजिए आप अगर लाइव कर रहे हैं उतनी देर कैमरा आप भीड़ के ऊपर कर दें, वो गतिविधि कैसी चल रही है, बजाय प्रधानमंत्री के पैरों को आप शूट कर रहे हैं उसके बजाय जरा सा आप घुमा दें, माहौल कैसा है आसपास कैसा है उस पर आप कैमरा कर रहे हैं, आगे अगर लाइव कर रहे हैं। मैंने आपके साथ भी काम किया है, मनीष शर्मा जी आपके साथ भी मैंने काम किया है। शुरुआती दौर में हमारे संपादक या जो हमारे वरिष्ठ होते थे वो हमें ये सिखाते थे कि किसी भी चीज को बहुत सनसनीखेज मत बनाओ, खास तौर से दंगे हों या इस तरह की चीजें जहां समाज में बहुत नैतिक गिरावट आ रही है, ऐसी चीजों पर उस पर भी हमला करो तो बहुत उसका अपना एक अलग अंदाज होना चाहिए। लेकिन अब आजकल लगता है, पहले हम 2 समुदाय कह देते थे, 2 वर्ग कह देते थे, लेकिन अब तो हम सीधा सीधा कहने लगे हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। कुछ टेलीविजन या कुछ मीडिया संस्थान तो इस हद तक कहने लगे हैं, वो वर्ग और संप्रदाय का नाम नहीं लेकर बातें करने लगे हैं, कई तरह की चीजें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये शिक्षा, ये समझ कैसे पैदा की जा सकती है? देखिए रिजवान भाई, इस समय जो सबसे बड़ी गिरावट आ रही है तो मीडिया में अब लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति मीडिया के जरिए करना चाहते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में मीडिया के कंधे पर चढ़कर राजनीति जो हो रही है, और मीडिया भी अपनी आर्थिक समस्याओं को पूरा करने के लिए किस तरह से राजनीतिक दलों के पीछे या व्यक्ति विशेष के पीछे घूमकर अपनी पत्रकारिता करने लगा है, ये पत्रकारिता में गिरावट का सबसे बड़ा कारण है। अब आप देखें कि 24 घंटे जो नेशनल चैनल चल रहे हैं वो एक ही व्यक्ति विशेष को पूरे दिन भर दिखाते रहते हैं, किसी डिबेट को लेकर घंटे 2-2 घंटे दिखाते रहते हैं, लेकिन उस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे आपने भी अभी कहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 2 शवों को कंधा दिया, तो वो भी एक संवेदनशीलता
और एक राजनेता की एक सहजता हो सकती थी जिसको दिखाने से बहुत अच्छा असर समाज के ऊपर जाता, लेकिन यदि उसको स्थान नहीं मिलेगा। हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि मीडिया को आधार बनाकर अब एक व्यक्ति चाहेगा कि आप इसको इस पक्ष को दिखाओ और दूसरा व्यक्ति चाहेगा कि हमारी इस इमेज को इस तरफ से दिखाओ, और इसमें जो हमारे चैनल्स हैं, समाचार पत्र हैं, वो भी कहीं ना कहीं से किसी के कंधे पे सवार होके, और ये जो सारी गिरावट आ रही है वो ये वाली गिरावट है। तो हम समाज में जो मूल काम है हमारा कि समाज को हम नई दिशा दें, लोगों को आगे बढ़ने के रास्ते दिखाएं, हम रोज समाचार पत्र पढ़ें, समाज की जरूरतों को समझें, लोगों की उनकी चीजों को सामने लाएं, लेकिन हम उसका काम नहीं कर पाए। समाज का दर्पण बने, समाज में कुछ आदर्श स्थापित करें, तो लेकिन हम उन सब चीजों से दूर हो रहे हैं। प्रतिस्पर्धा में इतना ज्यादा उलझ गए हैं कि कुछ चीजें पीछे छूटती जा रही है। चलो जल्दी से आप पर भी कुछ राजनेताओं की बातें मैं कर रहा था, उन चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए रिजवान जी, मेरा ऐसा कहना है कि मीडिया और पत्रकार, इसमें कोई शक नहीं कि समाज का दर्पण है, लेकिन आजकल कुछ दिनों से सत्ता का दर्पण लग रही है। आप कोई भी मीडिया चैनल देखेंगे तो आपको सत्ता के पक्ष की खबर मिलेगी। जिस तरह पहले मोदी का एक देखा करते थे, अब योगी हो गया। तो मेरा ये कहना है मीडिया जगत से कि वे सच दिखाएं जिससे कि परिवर्तन भी आए और समाज का भला हो जाए। सच दिखाएं कि सब कुछ दिखाएं? सच दिखाएं। सच तो दिखाते हैं, लेकिन कुछ एक पक्ष भी हो सकता है। नहीं, लेकिन आप देखिए ना, अब मैंने पहले ही लिखा था, अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि जो दिखता है वही दिखता है। ये मीडिया ने साबित कर दिया, पहले मोदी अब योगी। तो मेरा ये कहना था कि मोदी और योगी से हटके भी संसार में, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर अगर ध्यान दिया जाए तो मैं बता रहा हूं आपको कि देश में बड़ा परिवर्तन आएगा। आज भी मीडिया जो है वो अगर किसी मुद्दे को उठाती है तो वो मामला जो है बहुत उम्मीद है जनता को बड़ी उम्मीद है। एक राजनेताओं से उम्मीद होती है, उसके बाद मीडिया से उम्मीद होती है। ये इस पर सोचना चाहिए। तो मीडिया को भी अच्छे मुद्दे दिखाएं। वक्त की कमी जल्दी। आर्थिक युग आ गया है, हर व्यक्ति अपनी आर्थिक फाइनेंशियल वायबिलिटी पे वर्क कर रहा है, और ये काम प्रिंट मीडिया के ऊपर भी आ गया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आपको नहीं लगता आप सत्ता पक्ष पूरी बात के इस युग में सरकारों को भी इस तरह के मीडिया हाउसेस को प्रोत्साहित करना चाहिए? अब तो बड़े बड़े सेटेटरी मीडिया हाउसेस को प्रोत्साहन भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, और वो जो पत्रकारिता के लिए काम करने वाले मीडिया हाउसेस हैं वो धीरे धीरे बचे ही नहीं होते चले जा रहे हैं। ठीक बताइए, तो क्या लगता है सरकारों को भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए? पत्रकार की रोजगार के कोई संरक्षण की व्यवस्था नहीं करनी? निश्चित ही अब तो सरकार को भी बनाना चाहिए, पर आजकल क्या हो गया, जो बड़े बड़े हाउसेज ने ये चैनल्स भी ले लिए, न्यूज़पेपर्स भी ले लिए, वो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पत्रकारों पे दबाव बनाते हैं। वही सवाल मेरा ये है कि ये तो राजनेताओं का ही काम है ना, सरकारों का काम है कि इस पर कुछ ना कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो मीडिया की तो स्वतंत्र इकाई बने रहने दें और उसको इस तरह की प्रतिस्पर्धा से भी बाहर निकालें। बड़े सकरी, मैं आप तीनों लोगों से, बहुत कम समय है, जल्दी से आप बताइएगा, इसलिए कि समय बहुत कम है, सिर्फ 4 मिनट है हमारे पास। मैं अपना एक अनुभव बताता हूं, फिर आप लोगों का भी अनुभव उस तरह की चीजों में जानना चाहूंगा। एक जगह सूचना मिली कि एक व्यक्ति को उसके भाई ने चाकुओं से गोद डाला है। मैं और मेरा कैमरामैन वहां पहुंचे, लगभग 15 साल 20 साल पुरानी बात है। मैं और मेरा कैमरामैन, लगभग 15 साल तो पुरानी बात है, मैं वहां पहुंचे और हमने देखा कि अगर हम उसके विजुअल बनाएंगे और उसके भाई को उससे दूर नहीं करेंगे तो उसकी जान चली जाएगी। मैंने और मेरा कैमरामैन, मैं उसका नाम भी लेना चाहूंगा, अब्दुल वहीद ने, हम दोनों ने तय किया कि इस आदमी को हम जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाएं। रेलवे पटरी के किनारे का वो मामला था और हम वहां कोई दूसरा साधन नहीं बुला सकते थे। मैं इस कार्यक्रम में उस कैमरामैन का नाम लेना चाहूंगा, अब्दुल वहीद। उसने उस व्यक्ति को अपने कांधे पर बैठाया, उसने परवाह नहीं की कि वो तकरीबन वहां से 1.5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल था, शासकीय अस्पताल, और वो दौड़ता हुआ उसको, उस आदमी को कंधे पर लेकर वहां तक गया। और हमें गर्व है इस बात का, बहुत खुशी भी होती है, संतोष भी है कि उसकी जान बच गई। ऐसे कई और मामले हमारे जीवन में हैं, लेकिन एक ये भी था कि एक हमारे संपादक महोदय का ये भी कॉम्प्लीमेंट था मुझे कि तुम नेतागिरी बहुत करते हो। तो जब हम इस तरह के कामों में मेरी आदत थी कि मैं अस्पताल पहुंच जाता था, कम से कम 1 घंटा इस तरह से लोगों की मदद करता था। कॉम्प्लीमेंट मिला कि आप तुम नेतागिरी बहुत करते हो।
तो मैं आप तीनों से भी इस पर जानना चाहूंगा, आपने कोई अनुभव बताइए जल्दी से इसको। बहुत मैं आपको एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि 1992 में जब दंगा हुआ था तो हम लोगों ने, मैं है मेरे साथी थे राजेश सिरोठिया, हम दोनों ने कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों का अस्पताल में राजेश सिरोठिया जी ने इसका बयान किया था, आपका नाम कई लोगों की जान बचाई, कई लोगों को अस्पताल पहुंचाया, और कई फैमिलियां जो जहाँ फंसी हुई थी, जो वहां से निकलना चाहती थी, उनको हम लोगों ने निकाला। और इससे ज्यादा अब समय ही नहीं है बताने का। बिल्कुल रमेश शर्मा साहब। स्वाभाविक रूप से मेरी जिंदगी में भी ऐसे 20 अवसर आए कई बार। तो एक सेंसिटिव स्टोरी एक ऐसी थी, मालवीय नगर की एक लड़की थी, विकलांग का मामला था, अब कभी विस्तार से बताऊंगा। तो मैंने खबर छपते खबर रोक दी, यद्यपि एक मुझे बहुत लीड मिल सकती थी, लेकिन मैंने छपते खबर रोकी। इसके अलावा मैं जागरण में भी और सहारा में भी, आपको अगर ध्यान हो, समय समय पर रिपोर्टर्स की बैठक बुला करके मर्यादा, गरिमा, खबर की तैयारी की बैठकें लेता था और उनको बताता था कि उनको किस तरह खबरें करनी चाहिए। समझ 1991 में जब मछली मार्केट तरफ एक तरफ हिंदू भाई खड़े थे, एक तरफ मुस्लिम भाई खड़े थे, और एक अफवाह फैल रही थी कि कोई मंदिर को गिरा दिया गया है। उस समय रुस्तम सिंह जी एसपी थे और वो और हम मंदिर देख के आए, और उस घटना का किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन एज ए पत्रकार जब मैंने कहा कि मैं खुद देख के आया हूँ और तुम लोग भगो यहाँ से, अब यहाँ कुछ नहीं है, जबरदस्ती बवाल मत करो, तो वो खुशी की बात है कि उस दिन हजारों की भीड़ जो खड़ी हुई थी दोनों तरफ लोग से, एक पत्रकार की विश्वसनीयता को प्रमाणित किया। ये बहुत बिल्कुल। सरद जैन साहब हमारे साथ जुड़े, रमेश शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़े, गणेश अकेले आप हमारे साथ जुड़े, शहर प्रधान साहब हमारे साथ जुड़े, और श्यामर आलम हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यही है कि हम दूसरों की संवेदनशीलता पर जब हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको नैतिक और संवेदनशील दोनों बनना पड़ेगा। पत्रकारिता में नित नए आयाम शुरू हो रहे हैं, कई तरह की पत्रकारिता हो रही है, कुछ वो जो रजिस्टर्ड है और कुछ वो जो आदमी हाथ में मोबाइल लेकर घूमता है और कुछ भी करता है। इन सब के इस सारे दौर के बीच हमें पत्रकारिता के उन तकाजों का ध्यान रखना होगा जिसलिए ये विधा इतनी लोकप्रिय हुई और जनता का इस पर इतना विश्वास है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।